चलो, गुड इवनिंग। कहाँ तक पढ़ लिया था पहले ये बताओ। शायद तो कैबिनेट मिशन पे बात कर रहे थे ना हम लोग। हाँ, शाही नौसेना विद्रोह लिख लिया था, लेकिन कैबिनेट मिशन पे थोड़ा सा लेक्चर हो गया था हम लोगों का। तो आज कैबिनेट मिशन को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है कैबिनेट मिशन। मार्च 1946 इससे लिखें, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी लिखा जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति का क्या कर दिया, आधिकारिक घोषणा कर दी जाती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति से कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड में क्या होते हैं, आम चुनाव होते हैं। और उस आम चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी क्या हो जाती है, हार जाती है। और उसकी जगह जो है सत्ता में कौन, लेबर पार्टी आती है। और लेबर पार्टी की ओर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो नए प्रधानमंत्री बनते हैं, कौन, क्लीमेंट एटली। और जब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, समाप्ति के बाद, उनको इस बात का आभास हो जाता है कि भले ही मित्र राष्ट्र यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध में क्या है, जीत गए हैं, लेकिन अब वो सुपर पावर नहीं है। उनकी जगह सुपर पावर कौन है, अमेरिका है, सोवियत संघ है। और इस समय भारत में क्या चल रहा है, संवैधानिक गतिरोध। और संवैधानिक गतिरोध आप लोगों को क्लियर होगा, मैं 1942 से ही लेकर आ रहा हूँ उस चीज़ को। संवैधानिक गतिरोध क्या है कि इधर कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाई, भारत छोड़ो आंदोलन। उसका उद्देश्य क्या है कि अंग्रेज़ जो हैं सत्ता किसे सौंप दें, भारतीयों को सौंप दें, और भारत में अंतरिम सरकार का क्या कर दें, गठन कर दें। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग क्या कह रही है कि भैया हमें एक पृथक राष्ट्र, एक मुस्लिम राष्ट्र दे दें। और इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, जो विरोधाभास है उनकी मांगों में, उसी को हमने क्या नाम दे रखा है, संवैधानिक गतिरोध। क्या नाम दे रखा है, संवैधानिक। और इन्हीं परिस्थितियों में 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स, जो वहाँ का संसदीय सदन है, कहाँ का, ब्रिटेन का, वहाँ पर जो है कैबिनेट मिशन की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। क्या की जाती है, कैबिनेट मिशन की घोषणा। तो पहले तो प्रश्न ये पूछेगा कि कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई थी, तो 19 फरवरी 1946 को हुई थी कैबिनेट मिशन की। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि ये वर्ड की जो है कैबिनेट वर्ड कहाँ से आया, उस दिन की वीडियो में लास्ट में होगा ये। तो मैंने बताया था कि जो क्लीमेंट एटली हैं, उनके मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के जो 3 मंत्री हैं, कौन, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस, जो तत्कालीन समय में क्या है, भारत सचिव। ठीक है। दूसरे जो है कौन, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो तत्कालीन समय में व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और तीसरा कौन, एवी अलेक्जेंडर, जो ब्रिटेन का क्या है, नौसेना प्रमुख। और ये तीनों मंत्री जो हैं, हाँ बताए, एक लोग कोई चले जाओ बेटा वहाँ से। और ये तीनों जो हैं क्या हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। किस स्तर के मंत्री हैं, कैबिनेट। और भारत में इन तीनों को भेज रहा है किसके नेतृत्व में, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस के नेतृत्व में। इसलिए इसे क्या कहा गया है, कैबिनेट मिशन। क्या कहा गया है, कैबिनेट मिशन या संसदीय मिशन। तो घोषणा के पश्चात जो है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ पहुँचा, भारत। कहाँ पहुँचा, भारत। और ये 3 सदस्यीय मिशन जो है किसके नेतृत्व में है, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस। और 2 सदस्य कौन है इसमें, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा कौन है, एवी अलेक्जेंडर। तो पहला जो अध्यक्ष है इस मिशन के कौन है, लॉर्ड पैंथिंग लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस, ये इस मिशन के क्या हैं,
अध्यक्ष हैं और तत्कालीन समय में क्या है, भारत सचिव। दो सदस्य और कौन है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 1942 में भी आ चुके थे, हम लोगों ने देखा था। और तीसरा कौन है, एवी अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या है, ये ध्यान में रखना है बेटा आपको, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। कौन किस पद पे कार्यरत है ये हमें ध्यान में रखना है। और नौसेना प्रमुख। तो 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन जो है लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत पहुंचता है। जो दो अन्य सदस्य हैं कौन, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। भारत पहुंचने के बाद ये क्या करेंगे, भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके प्रमुख नेता हैं, उनसे ये क्या करेंगी, वार्ता करेंगी। क्या करेंगी, वार्ता करें। और भारत में ये मुस्लिम लीग, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जस्टिस पार्टी, सिख अकाली दल, हिंदू महासभा, कांग्रेस सबसे वार्ता करती है और सबकी अलग अलग मांगें, देशी रियासतें भी हैं। और जब सबसे वार्ता करती है तो इस नतीजे पे ये कैबिनेट मिशन पहुंचती है कि भारतीयों की जो आपसी मांग है उनमें कोई एकरूपता नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग क्या चाहती है, एक अलग पृथक राष्ट्र, कांग्रेस क्या चाहती है, आज़ादी, है कि नहीं। तो इन्हीं परिस्थितियों में वार्ता करने के बाद 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन जो है अपनी क्या करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। क्या करता है बेटा, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। क्या करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन की घोषणा कब है, 19 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुँचता है, 24 मार्च 1946 को। कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस इस मिशन के क्या है, अध्यक्ष हैं। और भारत के क्या है, भारत सचिव। और ये भारत सचिव का पद जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री का पद है, ठीक है। दूसरा कौन है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये क्या है, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष जो है क्या है, कैबिनेट स्तर का मंत्री है। तीसरा कौन है, एवी अलेक्जेंडर, जो नौसेना प्रमुख है, ये भी क्या है, कैबिनेट स्तर का मंत्री है। इसलिए इसे क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन कहा गया। इसे क्या कहा गया है, संसदीय मिशन। भारत पहुंचने के बाद सभी प्रमुख नेताओं और राजनीतिक पार्टियों से वार्ता करने के बाद ये 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो इसका रिपोर्ट जो किसने सबसे वार्ता कर ली है, वार्ता कर लिया कि नहीं करी, जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तो उस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होगा। भाई रिपोर्ट कुछ उद्देश्य लगा के तो बनाया गया होगा। तो पहला उद्देश्य जो होगा रिपोर्ट का, रिपोर्ट में क्या है, नहीं इसकी बात नहीं कर रहा, किस उद्देश्य को ध्यान में रख के इन्होंने रिपोर्ट को तैयार किया। पहला है संवैधानिक गतिरोध को दूर करना जो भारत में चल रहा है। और ये संवैधानिक गतिरोध क्या है, मैंने पहले ही बताया कि कांग्रेस चाहती है कि भारत को क्या कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए, भारत में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग चाहती है कि अंग्रेज़ों के भारत में रहते ही एक अलग मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र उनके लिए क्या कर दिया जाए, बना दिया जाए, दे दिया जाए। क्योंकि अगर अंग्रेज़ चले जाएंगे तो उन्हें लगता है कि उन्हें अलग पृथक राष्ट्र नहीं मिल पाएगा। तो पहला उद्देश्य तो ये होगा कि किसी तरीके से इन दोनों के बीच जो संवैधानिक गतिरोध चल रहा है वो गतिरोध क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। दूसरा कि अब भारत में क्या है, सांप्रदायिक दंगे भी प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भले ही ये जीत गए हैं, लेकिन अब ये सुपर पावर नहीं है। तो चाहते हैं किसी तरीके से इनके उपनिवेशों में क्या बनी रहे, शांति बने, किसी प्रकार का विप्लव ना हो। और इनको इस बात का अब अंदाज़ा और अंदेशा हो चुका है कि अब ये बड़े लंबे समय तक भारत को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते। तो उन्हीं सब समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए इन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। तो दूसरा उद्देश्य क्या है, क्योंकि भारतीय लगातार मांग कर रहे हैं, किसकी मांग कर रहे हैं, संविधान सभा के गठन। दूसरा उद्देश्य क्या है कि संविधान सभा
का गठन। और तीसरा उद्देश्य क्या है? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का मतलब ये होता है, मान लो किसी देश का संविधान बना है तो उस देश का प्रशासन कैसे चलेगा? उस संविधान के अनुसार चलेगा। लेकिन जब अंग्रेज भारत से जाएंगे तो क्या हमारा संविधान बन गया है? नहीं ना, हम तो 15 अगस्त को ही आज़ाद हो जाएंगे। अभी आगामी पढ़ाऊँगा तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो हमारा कैसे चलेगा? तो संविधान सभा में जिसका बहुमत होगी वही क्या करेगा? जब तक कि संविधान ना बन जाए तब तक वो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कार्य करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? अंतरिम सरकार। तो इसके 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 बेसिक इसके उद्देश्य हैं। एक पहला उद्देश्य इसका क्या है कि भारत में जो संवैधानिक गतिरोध चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैरिकेशन जो चल रहा है मुस्लिम लीग और किसके बीच में? कांग्रेस के बीच में, उसे किसी तरीके से क्या किया जाए? समाधान किया जाए, उसे किसी तरीके से हल किया जाए। दूसरा जो है, भारतीयों द्वारा लगातार जो है कांग्रेस के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग की जा रही है, तो संविधान सभा के गठन के लिए क्या किया जाए? प्रावधान किया जाए। और तीसरा जो है, अगर अंग्रेज भारत से बाहर जाते हैं तो किस प्रकार से सरकार चलेगी, उस अंतरिम सरकार के लिए क्या किया जाए? व्यवस्था किया जाए। तीनों ऑब्जेक्ट क्लियर है? ठीक है। और इसको मिटा दो, किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है इधर वाले पोर्शन। और इन्हीं 3 उद्देश्य को ध्यान में रखकर इन्होंने अपनी रिपोर्ट क्या की? तैयार की। और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या क्या बातें कहीं, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं और एक एक बात का हम क्या करेंगे? खंडन करेंगे। इस रिपोर्ट की जो सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे सकारात्मक पहलू था, वो ये था कि कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में क्या किया गया? मुस्लिम लीग के अलग पृथक राष्ट्र की मांग को क्या कर दिया गया? ठुकरा दिया गया। क्या कर दिया गया? इन्होंने ठुकरा दिया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान नामक जो मुस्लिम लीग एक अलग पृथक राष्ट्र मांग कर रहा है वो क्या है? ठीक नहीं है, ये लॉजिकल सही नहीं है, ये तार्किक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई क्षेत्र विशेष, प्रांत विशेष ऐसा नहीं है कि जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, भारत के ऐसा कोई भी प्रांत नहीं है जहाँ मुस्लिम ना रहते हों। बात सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? ये हो सकता है कि किसी प्रांत में ये बहुसंख्यक हों, लेकिन ऐसा कोई प्रांत नहीं है भारत का जहाँ पे मुस्लिम ना बसे। उन्होंने इस बात को कहते हुए जो है अपने रिपोर्ट में कहा कि पृथक मुस्लिम लीग के पृथक राष्ट्र की मांग को ठुकरा दिया। अब ये ध्यान में रखना बेटा, और मुस्लिम लीग क्या कर रही है? पृथक राष्ट्र की ही मांग कर रही है। इसका मतलब इनको ये मालूम है कि जैसे ही हम इसमें प्रावधान करेंगे कि मुस्लिम लीग के पृथक राष्ट्र की मांग को हम स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं देंगे, तो इसका मतलब इस रिपोर्ट को कौन? मुस्लिम लीग क्या कर देगी? एक नज़रिए से खारिज कर देगी। इस रिपोर्ट का क्या करेगी? सीधे विरोध करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के इस रिपोर्ट को बनाया गया होगा, ताकि मुस्लिम लीग को भी क्या कर दिया जाए? संतुष्ट कर दिया जाए, और मुस्लिम लीग भी जो है क्या हो जाए? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से कहीं ना कहीं सहमत हो। यानी इसका मतलब इस रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति देखने को मिलेगी। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। सरसरी निगाह से आदमी पढ़ता तो रटता है कैबिनेट मिशन, लेकिन अगर आप इस रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे, सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, तो चीज़ें निकल कर आएंगी। तो पहली बात इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि मुस्लिम लीग के पृथक राष्ट्र की मांग क्या है? मुस्लिम लीग की जो पृथक राष्ट्र की जो मांग है वो क्या है? तार्किक नहीं है, और इन्होंने इसे क्या कर दिया? अपनी रिपोर्ट में ठुकरा दिया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय संघ का गठन, इसमें इन्होंने कहा कि कोई पृथक राष्ट्र नहीं दिया जाएगा, अखिल भारतीय संघ का क्या होगा? गठन होगा। और अखिल भारतीय संघ का गठन कैसे होगा? क्लियर है यहाँ तक का कंसेप्ट। 11 ब्रिटिश प्रांत और 550 से अधिक जो देसी रियासतें हैं उनको मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा प्रावधान। तीसरी बात इसने क्या कहा? सारा खेल यहीं से है भाई। आज आप लोगों ने संविधान पढ़ते हैं तो आज हमारे संविधान में पावरफुल कौन है? केंद्र है ना, राज्य क्या है? नहीं है ना। नहीं तो जिस हिसाब से हमारे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, हर आदमी जो है तुरंत तोड़ देगा, कहेगा कि यादव बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें बोले यादव राज्य घोषित कर दिया जाए। क्या किसी के चिल्लाने से कोई राज्य को है क्या? यानी कि
केंद्र सरकार को ये पावर है ना, संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों की सीमाओं को मिलाकर नए राज्य का गठन, है ना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना या घट, ऐसा ही चीज। तो कहने का मतलब सारा खेल अब यहाँ देखने को मिलेगा। तीसरा प्रावधान इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा विषयों का विभाजन। इससे पहले भी हमने पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? विषयों का विभाजन। और इन्होंने कहा कि जब अखिल भारतीय संघ बनेगा तो विषयों का विभाजन, यानी कुछ विषय ऐसे होंगे जिस पे कौन, अखिल भारतीय संघ कानून बनाएगा, और कुछ विषय ऐसे होंगे जो 11 ब्रिटिश प्रांत यानी प्रांतीय विषय, उस पर कानून कौन बनाएगा, उनका प्रशासन कौन देखेगा, प्रांत। तो इन्होंने कहा कि विषयों का विभाजन जो होगा संघीय विषय, अब कुछ समझ में आ रहा है, और किसमें, प्रांतीय विषय, यानी कुछ ऐसे विषय होंगे जिस पे कौन बनाएगा कानून, संघ, जो ये संघ बन रहा है, और जो कुछ विषय ऐसे होंगे जिस पे कौन कानून बनाएगा, प्रांत बनाएंगे। तो विषयों का विभाजन जो किया गया संघीय विषय और प्रांतीय विषय। और तीसरी बात ये कह दी गई कि ये जो प्रांत होंगे, इन प्रांतों के हाथों में क्या होगी, अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी। क्या होंगी, यानी जिन बातों का उल्लेख इन विषयों में नहीं है वो क्या हो गए, अवशिष्ट। यानी कहने का मतलब यहाँ पर संघ को क्या कर दिया गया, कमज़ोर कर दिया गया, और प्रांत को क्या कर दिया गया, मजबूत करने का प्रयास किया गया। मेरी बात समझ में आई? यानी कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो आपको यहाँ ध्यान में रखना होगा, कैबिनेट मिशन योजना में अगर पूछ ले जो विषयों का विभाजन हुआ था, उस विषयों के विभाजन में संघीय विषय और प्रांतीय विषय थे। अवशिष्ट विषय का किसमें, अवशिष्ट विषय का प्राधिकार किसमें निहित था, तो किसमें, प्रांत में। यानी प्रांत को मजबूत किया जा रहा है। और आज हमारे संविधान को देखेंगे तो प्रांत मजबूत है कि केंद्र मजबूत है? केंद्र मजबूत है, तभी तो भारत के सभी राज्य जुड़े हुए हैं। अगर केंद्र आज कमज़ोर हो जाए तो भारत विखंडित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। मैं अपने संविधान से तुलना करके बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इन्होंने क्या कर लिया, अपना लिया, पहली चीज़। चौथी बात इन्होंने क्या कहा कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, कितने प्रांत बेटा, 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, है ना, इन 11 ब्रिटिश प्रांतों का क्या किया जाएगा, समूहीकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, समूहीकरण। अब आप समझ, समूहीकरण का मतलब 11 ब्रिटिश प्रांतों को 3 ग्रुपों में बांट दिया जाएगा। क्यों बांट दोगे, अभी आगे बताऊंगा। कितने ग्रुपों में बांट दिया जाएगा, 3। एक ग्रुप होगा ए, एक ग्रुप होगा बी, और एक ग्रुप होगा सी। ठीक है। इन्होंने कहा कि 11 ब्रिटिश प्रांतों में से सी ग्रुप में जो होगा, नीचे से चालू करें, ऊपर से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसमें कहा इन्होंने सी ग्रुप में बंगाल प्रांत होगा। समझना बेटा, कौन होगा, बंगाल प्रांत होगा, और कौन होगा, असम। बी ग्रुप में कौन होगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, और कौन होगा, पंजाब, और कौन होगा, सिंध। कितने हो गए, 3 2 5। अब 11 में से ए ग्रुप में कौन होगा, संयुक्त प्रांत, जो आज आपका उत्तर प्रदेश है। दूसरा कौन होगा, मध्य प्रांत। तीसरा कौन सा होगा, मद्रास बोलते चलो। चौथा कौन सा होगा, बम्बई। पांचवा कौन सा होगा, बिहार। और छठवां कौन सा होगा, उड़ीसा। अब आप देख रहे हो तो इसको प्रांत के नज़रिए से देख रहे होंगे कि सर ने 11 प्रांत का नाम लिख दिया, लेकिन इन क्षेत्रों में रहने वाली पॉपुलेशन को अगर आप देखेंगे तो ये संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास प्रांत, बम्बई प्रांत, बिहार प्रांत, उड़ीसा, ये 6 प्रांत एक ग्रुप में हैं। ये क्या है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। ये क्या है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पंजाब, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध क्या है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। असम, बंगाल क्या है, यहाँ भी मुस्लिम क्या है, मेजॉरिटी में। ठीक है। और इसमें एक क्लॉज इन्होंने जोड़ दिया कि आने वाले समय में कोई 2 समूह बी और सी क्या हो सकते हैं, मिलकर एक हो सकते हैं। कुछ कहानी बन रही है।
कहानी क्या बन गई? यानी कहीं ना कहीं इसमें ये जो वर्गीकरण किया गया है अप्रत्यक्ष रूप से मोहम्मद अली जिन्ना जैसे तेज़ तर्रार वकील को पाकिस्तान दिखाई दे रहा है इसमें। अगर ये मिल जाएंगे दो तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बन गया कि नहीं बन गया? वो अंग्रेज इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि सीधे पहले कह दिया कि पृथक राष्ट्र की मांग को क्या करते हैं, उनको ये स्वीकार भी करवाना है, इसलिए वो ऐसी व्यवस्था भी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला काम इन्होंने क्या किया, अपने प्रस्ताव में रखा कि जो मुस्लिम लीग एक अलग पृथक राष्ट्र की क्या कर रही है, मांग कर रही है, उस मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा कहा गया कि अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा और ये अखिल भारतीय संघ जो है कैसे बनने वाला है बेटा? 11 ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर बनेगा। तीसरी बात क्या कही गई कि जो ये 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, इन प्रांतों का क्या किया जाएगा? समूहकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? समूहकरण किया जाएगा और इन्हें 3 समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। समूह 1, समूह ए, समूह बी, समूह सी, यानी क ख ग। क श्रेणी में 6 ऐसे राज्य, 6 ऐसे प्रांत जहाँ क्या है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। समूह बी में क्या है, ऐसे प्रांत जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यानी मुस्लिमों की जनसंख्या क्या है, ज़्यादा। और सी में जहाँ पे क्या है, मुस्लिमों की और हिंदुओं की संख्या दोनों की क्या है, बाहुल्य। और इसमें क्लॉज जोड़ दिया गया कि आने वाले समय में कोई 2 समूह क्या कर सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं। ठीक है, और क्या कहा, जो विषय है, विषय का विभाजन किस में होगा, संघीय विषय और प्रांतीय विषय। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होगी, प्रांत। इसके अतिरिक्त इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन। किसका गठन? संविधान, यही है ना। कई बार आप लोग से पूछता है कि किस मिशन के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। अब ये संविधान सभा का जो गठन होगा, इसमें सीटें भी निर्धारित की गई। कितनी सीटें निर्धारित की गई बेटा? 389। कितनी? 389। और ये 389 सदस्य चुने कैसे जाएंगे? तो एक तरफ कौन है, देसी रियासतें, और क्या है, 11 ब्रिटिश, यहीं से चुने जाने हैं ना। ये 11 ब्रिटिश प्रांत को भी मैं अभी बताता हूँ। इनमें से 389 में से ये कहा गया कि 93 जो होंगे देसी रियासतों से होंगे। कितने? और 296 जो होंगे ब्रिटिश, 11 ब्रिटिश प्रांतों से। और ये 11 ब्रिटिश प्रांतों में भी, क्योंकि 11 ब्रिटिश प्रांत में 4 कमिश्नरी क्षेत्र भी है, जैसे आज की तरह संशासित क्षेत्र होते हैं ना, उसी तरीके से उसका प्रशासन कौन देखता था? कमिश्नर वगैरह देखते थे। वही कमिश्नरी आज हमारे यहाँ किस रूप में, टेरिटरीज़ के रूप में, संशासित क्षेत्र के रूप में। तो इसको मैं और तोड़ दूँ तो इसमें से बताया गया कि 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 292 11 ब्रिटिश प्रांत से होंगे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र जो है वहाँ से कितने होंगे? 4 कहाँ से होंगे? कमिश्नरी क्षेत्र। टोटल ओवरऑल 11 ब्रिटिश प्रांत से कितने होंगे? 296 और 93 आप जोड़ोगे संभवतः 389 हो जाना चाहिए। जोड़ के देख लो, गलत तो नहीं बोल रहा ना, मैथ नहीं आती मुझे। और क्या कहा गया संविधान सभा के गठन के? ये कहा गया तत्कालीन समय में, ये आया कहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। तत्कालीन समय में भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 38 करोड़। कितनी थी? 38 करोड़ से अबव थी। और ये कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो अगर 10 लाख की जनसंख्या जुड़ा वो करोगे तो 38 करोड़ हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को वो। अब यहाँ होना क्या था कि जो 389 थे, इन 389 में से 296 का तो क्या होना था? निर्वाचन। कहोगे सर आप पॉलिटी से ज़्यादा अलग पढ़ा रहे हो, आज यहाँ निर्वाचन की बात